आप सभी लोग ध्यान देंगे, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में। आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसको दूसरे शब्दों में भी पूछा गया है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। और इसी कारण से यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में डिटेल से। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आपको आना चाहिए इसका डेफिनेशन कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें आपको ऐसा बोलना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का दर अभिकारक अणुओं के सांद्रता के केवल 2 घात के समानुपाती होता है, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इस डेफिनेशन को सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसी डेफिनेशन की सहायता से वेग व्यंजक आपको प्राप्त करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और इसका डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें आपको ऐसा लिखना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या चीज़, इसमें आपको लिखना है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग किसका, जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होगा ना, अभिकारक अणुओं की सांद्रता के, किसको, सांद्रता के, ठीक है, केवल 2 घात के समानुपाती होता है, 2 घात के समानुपाती होता है, क्या चीज़, समानुपाती होता है या होती है, जो भी होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। और इसी डेफिनेशन के अनुसार ही हम लोग करेंगे वेग व्यंजक प्राप्त, ठीक है। अब इसी डेफिनेशन के अनुसार मैं वेग व्यंजक को प्राप्त करूंगा, तो एक हेडिंग यहाँ पे आप डालेंगे वेग व्यंजक की प्राप्ति, वेग व्यंजक की प्राप्ति, ठीक है, यानी कैसे करेंगे वेग व्यंजक को प्राप्त, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक अभिकारक A है और इसका अभिक्रिया होता है तो प्रोडक्ट P बनता है। A क्या है, तो अभिकारक है, समझिएगा, अभिकारक किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उन पदार्थों को बोलते हैं अभिकारक, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो मान लेते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है A से P की ओर और A क्या है, अभिकारक पदार्थ। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो अभिकारक है इसकी प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर है, कितना है, A मोल प्रति लीटर। ये मान के चल रहे हैं कि अभिकारक का जो प्रारंभिक सांद्रता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रारंभिक सांद्रता जब T कितना हो, 0, यानी कि अभी अभिक्रिया नहीं कराए हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसकी प्रारंभिक सांद्रता जब T 0 हो, यानी समय अभी 1 सेकेंड भी नहीं लगा है अभिक्रिया करने के लिए, इसका मतलब अभिक्रिया नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में इसकी जो सांद्रता है A मोल प्रति लीटर है। तो जब अभिक्रिया हुआ ही नहीं है तो उत्पाद कुछ बनेगा नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर है, तो उत्पाद तो कुछ बनेगा नहीं। अब T समय बाद, समझिएगा, अब T समय बाद मान लो कि कुछ समय अब बीत गया, यानी कि अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो अभिक्रिया जब हो रहा है तो मान लेते हैं कुछ उत्पाद बन गया, अभिक्रिया होगा तभी उत्पाद बनेगा ना। तो मान लेते हैं कि वो उत्पाद हमारा X है और ये बन गया है, ठीक है। तो अब अभिकारक अणु की सांद्रता कितना बचा भाई, तो टोटल A मोल प्रति लीटर था और x बन चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शेष कितना बचा था, इसमें से इसको हम घटा देंगे, यानी इसको लिखेंगे a - x मोल प्रति लीटर,
ठीक है। ये केवल माना गया है कि ए से पी की तरफ अभिक्रिया हो रहा है और प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की कितना है, ए मोल प्रति लीटर। तो इस कंडीशन में उत्पाद अभी शून्य बना है, क्योंकि यहाँ पे अभी अभिक्रिया नहीं हुआ है। लेकिन टी समय के बाद यानी कुछ समय के बाद में ये जो है कुछ उत्पाद बना दिया, और मान लीजिए कि उत्पाद क्या है हमारा x है। तो अब शेष कितना बचा, टोटल a मोल प्रति लीटर था, अब कितना बचा, तो a में से x को घटा देंगे तो बचेगा a माइनस x मोल प्रति लीटर। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस डेफिनेशन पे आते हैं और इसी की सहायता से हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग जो होता है उसको हम दिखाते हैं dx/dt से। ये क्या है, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का जो वेग है अभिकारक अणुओं की सांद्रता के, अभिकारक कौन है बाबू, A है, तो यहाँ पे A लिख देंगे जो कि अभिकारक है। तो अभिकारक अणु की सांद्रता के, इसका हम सांद्रता की अगर बात करते हैं तो इसके ऊपर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है। अगर आप बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब केवल A जो अभिकारक पदार्थ है आप उसको लिखे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिकारक A है इसकी सांद्रता के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होगा ये वाला dx/dt, ये अभिकारक अणुओं की सांद्रता के 2 घात के समानुपाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम 2 घात लगाएंगे और इसका समानुपाती यहाँ पे कर देंगे इस प्रकार से। अब अगर ध्यान दिया जाए तो इसी चीज़ के अनुसार, अब अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो इसी के अनुसार यहाँ पर डेफिनेशन बना हुआ है। इसमें आपको ऐसा बोलना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं के सांद्रता के 2 घात के समानुपाती होता है, तो उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है। अब यहाँ से हम ज़रा इसको हल करते हैं। तो इसको मैं ये लिखूँगा dx/dt। जब समानुपाती का चिन्ह हटाऊँगा यहाँ से तो बराबर का चिन्ह लगाऊँगा, और इसके बाद इसके बदले में एक कांस्टेंट k आता है। और ध्यान दिया जाए यहाँ पे क्या है, a है, तो a की जो अंतिम सांद्रता होती है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। कहने का मतलब जो a है अभिकारक का t समय बाद का जो अंतिम सांद्रता है जितना बचा है वो हम लिखते हैं a की वैल्यू में। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे a माइनस एक्स, क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स, और यहाँ पे घात में 2 है तो घात में क्या लिखेंगे, 2। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जो x वाला पद है इतना, इसको हम इस साइड लाएंगे और जो dt है इसको उधर ले जाएंगे। तो ये गुणा में है, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह है। तो a माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू ये जो dx है ऊपर यहाँ पे लिख देंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और जो ये dt है भाग में उधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे k लिखेंगे इंटू dt, क्या लिखेंगे, k इंटू dt। ठीक है। क्या करना है कि a माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है इसको नीचे से हम ऊपर करेंगे। जब ऊपर करेंगे तो यहाँ पे प्लस में 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे a माइनस एक्स के घात में माइनस का 2 इंटू dx इक्वल टू k dt। ठीक है। अब हमें करना क्या है कि दोनों ओर की समाकलन करना है। क्या करना है, दोनों ओर का समाकलन हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे आप सभी लोग। इसके बराबर अगर ये है तो इसके बराबर ये भी तो है। तो मैं चाहता हूँ कि k dt को पहले लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे k इंटू dt इक्वल टू, आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। इसके बराबर मैं इतना लिख रहा हूँ। ठीक है। क्या लिख दूँ, a माइनस एक्स के घात में माइनस का 2 इंटू dx। अब यहाँ पे हम करते क्या है कि दोनों ओर की समाकलन करते हैं। लिखते हैं दोनों ओर की या दोनों पक्षों की समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर। ठीक है। तो यहाँ पे एक चिन्ह लगाएंगे समाकलन का इस प्रकार से। जो k है एक कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर रखेंगे,
और यहाँ पे लिखेंगे dt। ओके, फिर यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे a माइनस एक्स के घात में माइनस का 2 इंटू dx। ठीक है, तो समाकलन करने के बाद क्या होगा, ध्यान देंगे कि एक कांस्टेंट है और इसी कारण से इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा और यहाँ पे कुछ नहीं तो मानेंगे एक है, तो एक का t के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे तो केवल t आता है। क्या चीज़, केवल t आएगा। फिर बराबर का चिन्ह लगाइए। अब इसका करना है, ध्यान देंगे यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा। अगर समाकलन में यहाँ पे कोई चीज़ लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं x है और इसके घात में कोई घात चढ़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई अंक घात में है और इंटू dx है, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये x लिखेंगे आप और इसका जो घात है इसमें एक जोड़ देना है, फिर भाग देना है और जितना घात रहेगा वही चीज़ नीचे लिख देंगे n+1। ठीक है, उसी अनुसार से आपको करना है समाकलन। तो इसमें आपको करना क्या है, तो ये जो है a माइनस एक्स, इसको ऐसे ही लिखेंगे। कैसे, a माइनस एक्स ही लिखेंगे और इसके घात में जितना भी है माइनस का 2 है ना, इसमें प्लस करेंगे 1। कितना करेंगे, +1 करना है, फिर भाग देना है इस प्रकार से, यानी बट्टे का चिन्ह लगाना है। जो घात में जो रहेगा वही चीज़ यहाँ पे लिखना होता है, तो लिखेंगे माइनस का 2 प्लस में 1। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है, अभी केवल हम समाकलन किए हैं इतना सा पूरे से पार्ट को। ठीक है, जब इतना पार्ट का हो गया तो अब करना होता है बीच वाले पार्ट का। तो ए का जब करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा और जब माइनस एक्स का करेंगे तो -1 होगा और -1 जो है नीचे लिखेंगे -1। ठीक है, और समाकलन होने के बाद में एक समाकलन नियतांक यहाँ पे लिखी जाती है c से, यानी प्लस में c को आपको जोड़ देना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा k इंटू टी इक्वल टू, क्या लिखता हूँ, इसको लिखना है a माइनस एक्स, जो है वही लिखा हूँ, और माइनस का 2 प्लस में 1 है तो ये कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब इसको ज़रा हल करते हैं, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 1 यहाँ पे हुआ और माइनस का 1 यहाँ पे हुआ कि नहीं, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 1 का 1 में 1 यानी +1। इसका मतलब मैं केवल इतना ही लिख दे रहा हूँ। क्या लिखूँ, मैं केवल इतना ही लिख दे रहा हूँ, a माइनस एक्स के घात में -1 और बटे में माइनस माइनस प्लस और 1 एकम 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है और प्लस में c। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलेंगे, तो इसको आपको ऐसे लिखना है k इंटू टी इज इक्वल्स टू ये वाला। ध्यान देंगे इसमें माइनस जो 1 है ये घात में ऊपर की तरफ है, मैं चाहता हूँ कि इस घात को प्लस कर दूँ, उसके लिए आपको नीचे करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसा लिखूँगा 1 बटे a माइनस एक्स और इसके घात में कितना हो जाएगा, प्लस का 1। यहाँ पे माइनस का 1 है ऊपर है, तो जब नीचे करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो केवल इतना ही लिखेंगे और प्लस का c जो है ऐसे ही लिख दूंगा। ठीक है, तो अब इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि मेरे पास t इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, जरा बताइए। अगर t का मान 0 होगा तो x 0 होगा कि नहीं। यहाँ से देखो, t 0 होने का मतलब ये हुआ कि अभी समय शून्य है, इसका मतलब अभिक्रिया नहीं हुआ है। अभिक्रिया नहीं हुआ है तो जो उत्पाद है ये बनेगा कि नहीं, तो नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो, अगर t का मान 0 है, तो क्या जो x है ये उत्पाद बना है, नहीं बना है। इसका मतलब जब t 0 होगा तो x जो है ये भी 0 होगा, समझे कि नहीं। यानी अगर अभिक्रिया नहीं हुआ है, t 0 है, तो जो x है वो भी 0 ही होगा। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है कि t की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 इसी समीकरण 1 में रखने होते हैं। यानी कि t का मान और x का मान इसी में हम रखेंगे, जहां जहां t है और जहां जहां x है वहां पे 0 रखेंगे, फिर हल करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अभी आपको समझाते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक। अब मैं इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूं और इसके आगे का प्रोसेस मैं कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िए। ठीक है,
ताकि और भी बेहतरीन वीडियोस आपको मैं दे सकूं। तो मैं करता क्या हूं कि टी का मान यहाँ पे शून्य रखता हूं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे हो जाएगा k इंटू टी का मान शून्य रखेंगे, ठीक है। फिर इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/a माइनस एक्स, तो यहाँ पे a है, ये है, माइनस x की वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। फिर प्लस c है तो c लिखेंगे। अब इस कंडीशन में इसकी वैल्यू आप प्राप्त कीजिए, तो क्या होगा बाबू, तो यहाँ पे k का जब 0 में गुणा करेंगे तो ये 0 हो गया, यानी कि 0 बराबर, इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1/a में से 0 घटाएंगे तो आपको a ही मिलेंगे, और प्लस में c है तो c। अब यहाँ पे c की वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप c की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, c बराबर आपको मिलेगा, जो ये प्लस में 1/a है इधर भेजेंगे तो माइनस में 1/a, यानी कि माइनस में 1/a प्राप्त हो जाएगा। c का मान कितना आया, माइनस में 1/a। कैसे आया, तो जो प्लस में c है इसको मान लेते हैं ऐसे ही छोड़ दिए हैं, और ये प्लस में है 1/a, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 1/a बराबर c होता, इसलिए c बराबर मैंने माइनस 1/a लिख दिया है। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब करना क्या है कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देना है, यानी c का मान माइनस 1/a रखना है यहाँ पे, जहाँ पे ये c है, ठीक है। तो मैं इस बात को लिखूंगा कि समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का जो मान है ना, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। यानी समीकरण जब 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा k इंटू टी जो है वही, फिर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/a माइनस एक्स, और ये प्लस में c है, लेकिन प्लस में c की मान रखेंगे माइनस 1/a, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/a, ठीक है। अब ज़रा इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसका यहाँ करो, नीचे का नीचे करो, तो क्या हो जाएगा, तो a का जब 1 में करेंगे, मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, a का 1 में करूँगा तो a हो जाएगा, फिर माइनस, फिर a माइनस एक्स का जब करूँगा 1 में, तो यहाँ पे a माइनस एक्स हो जाएगा, और बटे में a का इतना में, तो a इंटू a माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना है, ब्रैकेट खोल देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा के टी इक्वल टू, यहाँ पे मैं या का चिन्ह लगाता हूँ, k2 इक्वल टू ये, यानी a माइनस माइनस का अंदर गुणा करो तो माइनस प्लस माइनस हो गया और a, ठीक है, माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, फिर x, फिर अपॉन में a इंटू a माइनस एक्स। यहाँ से क्या होगा कि ये a और ये एक कट जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, इसलिए तो अब शेष क्या बचा, तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा k इंटू टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ये वाला a इंटू a माइनस एक्स। तो यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लीजिए, तो k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से k इक्वल टू आपको मिल जाएगा, जो यहाँ पे t गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 1/t इंटू एक्स अपॉन a कोष्टक में a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये जो आपको व्यंजक प्राप्त हुआ, यही है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक, ठीक है। इसका एक मात्रक भी होता है, उसको भी आप याद रखेंगे। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक ये होता है लीटर मोल इन्वर्स, क्या चीज़, मोल इन्वर्स इंटू सेकेंड इन्वर्स, ठीक है। लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक प्राप्त करने अच्छे से आ चुका होगा, ठीक है। वीडियो से जाने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए हमसे, ताकि और भी बेहतरीन वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।